शासन का चरण, फेज ऑफ गवर्नेंस। यह है आपको 1833 से 1856 और इसमें दो दस्तावेज हैं। चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये दो महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे पास हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। चार्टर एक्ट 1833 के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हो रहा था, बंगाल का जो गवर्नर था, उसको हमने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसका मतलब कि हमने एक केंद्रीय सत्ता क्रिएट करने की कोशिश की कि वो एक रीजनल पावर था बंगाल का गवर्नर, उसको हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के हमने एक केंद्रीय सत्ता की नींव रखी थी। तो यह कहा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर केंद्रीय सत्ता को मजबूती प्रदान की गई। तो एक तरीके से राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इसने एक ऐसा संकेत दिया कि कंपनी अब केवल व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य नहीं कर रही, कंपनी को अब प्रशासन करने का भी उतना ही अधिकार है जितना उसको वाणिज्य का है। तो कंपनी की जो कार्य प्रणाली थी वह वाणिज्यिक से बदलते हुए शासकीय या प्रशासनिक हो गई। यह एक बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रभाव पड़ा। कह सकते हैं कि कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यों के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी आरंभ किए, इसलिए इसको हम शासन का चरण कहते हैं। तो जब यह शासन करने लग गई, अब यह कहा जाएगा कि एक केंद्रीय सत्ता की नींव रखी गई और एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान कर दिया और साथ साथ हमने वाणिज्य के साथ साथ हमने प्रशासन को महत्व दे दिया। और एक तरीके से कहा जाए कि आने वाले समय में धीरे धीरे भारत ब्रिटेन के उपनिवेश के तौर पर रूपांतरित होने लगा, ऐसा कहा जा सकता है। जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उस परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया, लॉ मेंबर। तो एक और इसके पॉइंट है कि परिषद में विधि सदस्य को शामिल करना एक प्रावधान था इसका। इस विधि सदस्य को यह शक्ति थी कि वह परिषद में जो चर्चा हो रही है उस चर्चा में भाग लेगा, लेकिन मतदान नहीं कर सकेगा। यही उसकी विशेषता थी उस विधि सदस्य की। अब यह सीधे सीधे हमारे संविधान के दो अनुच्छेदों से जुड़ता है। अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88। ये क्या है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, वो कौन है? भारत का
सर्वोच्च विधि अधिकारी है। और अनुच्छेद 88 ये कह रहा है कि न्यायवादी को, महान्यायवादी को संसदीय कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। थोड़ा सा इसका विश्लेषण का पक्ष देखें कि महान्यायवादी कौन है और उसके लिए यह प्रावधान क्यों है। तो महान्यायवादी कार्यपालिका की एक एजेंसी है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। इसका अर्थ है कि उसका कार्यकाल सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रपति अगर 5 वर्ष तक है तो 5 वर्ष तक वह रह सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह बीच में भी महान्यायवादी के पद पर उस व्यक्ति को हटाकर किसी और को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है, जिसको हम प्रसाद पर्यंत कहते हैं। अब कार्यपालिका की एक एजेंसी के रूप में जब उसकी नियुक्ति हुई है और वह विधि अधिकारी भी है, क्योंकि उसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि महान्यायवादी को वो क्षमता है उस योग्यता के कारण। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि महान्यायवादी की योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के समकक्ष है। इसलिए दोनों में समानता क्या है कि अगर वह योग्यता ऐसी ही है महान्यायवादी की, तो वह संविधान के प्रावधानों की समझ रखने या उनकी व्याख्या करने में भी सक्षम है, क्योंकि उसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष है। इसलिए वह भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है। इसलिए वो परामर्शी है और विधि का सर्वोच्च अधिकारी भी है भारत का। इसलिए जब सदन में किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है तो उसका वहां मौजूद होना तर्कसंगत है, क्योंकि अगर सदन को या सरकार को किसी प्रावधान से विधि बनाने में समस्या हो रही है तो वह परामर्श देगा कि अमुक प्रावधान से अमुक प्रकार की विधि बनाई जा सकती है। इसलिए उसको संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने की शक्ति है। लेकिन चूंकि वह कार्यपालिका की एक एजेंसी के तौर पर नियुक्त हुआ है और सदन में कार्य कौन कर रहा है, विधायिका के सदस्य, इसलिए वह सदन के अंदर मतदान नहीं कर सकता। तो बहुत बारीकी से अनुच्छेद 88 में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियां अलग अलग रखी गई हैं। 75(3) यह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो वहां कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां मिली हुई हैं। लेकिन यहां पर महान्यायवादी के संदर्भ में बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं हम कि चूंकि वह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और संविधान को समझने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष है, इसलिए उसे संसदीय कार्यवाहियों में भाग लेने की शक्ति है। लेकिन चूंकि वह कार्यपालिका की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, अतः वह विधायिका के सदन में मतदान नहीं कर सकता और यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच बहुत बारीकी से शक्तियों का पृथकीकरण है। यह भारत के संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं
यह जो प्रावधान हुआ, यह प्रावधान हुआ चार्टर एक्ट 1833 के अनुरूप। तो 1833 के चार्टर को हम अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 के एक ऐतिहासिक आधार के तौर पर देख सकते हैं। अब 1853 का जो चार्टर है, इसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की नींव रखी। और यह जो नींव है, इसका मतलब कि भारत के लिए पहली बार एक विधान परिषद की स्थापना की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज सेट अप फॉर इंडिया। लिखा जाएगा क्योंकि इसके तहत पहली बार भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। यह बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कही गई इसी के तहत। वो क्या था, जो इसी का भाग भी है, संसदीय व्यवस्था का ही वो एक अवयव है इसके तहत। वो क्या है? प्रवर समिति। सेलेक्ट कमिटी का प्रावधान किया गया। सेलेक्ट कमिटी क्या होती है? आज भी सेलेक्ट कमिटी का प्रावधान है भारत के संविधान में, तो नहीं कहेंगे, भारत के संविधान से प्रेरित होकर बनाए गए एक कानून में। वो कैसे? कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 में यह कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों को अपने अपने कार्यों के संचालन के लिए प्रक्रिया नियमावली बनाने का अधिकार है। कैसे कैसे प्रक्रिया सदन की चलेगी, उस संबंध में एक नियमावली बना सकती है संसद अलग अलग सदनों के लिए। इस आधार पर हमने लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए अलग अलग ऐसी नियमावली बनाई है, जिसका नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा। तो जो लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली है, उसके नियम 298 में सेलेक्ट कमेटी या प्रवर समिति का उल्लेख है। इसको कहा जाएगा कि सदनों की कार्यवाहियों के संचालन के लिए प्रक्रिया नियमावली के निर्माण का प्रावधान है। इसके आधार पर लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली 1952 के नियम 298 में प्रवर समिति का
उल्लेख है। प्रवर समिति एक तदर्थ समिति है, एडहॉक, अस्थाई, जो गठित की जाती है किसी खास उद्देश्य के लिए। जैसे कोई विधेयक सदन में लाया गया है, उस विधेयक पर चर्चा करनी है, उस विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करनी है, उस विधेयक पर एक अस्थायी समिति गठित की जाएगी और वह समिति उस पर समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपेगी। उसके आधार पर हम उस विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे उसका कार्य पूरा हो जाता है, वह समिति विघटित हो जाती है। उस तरह की तदर्थ समिति को, अस्थायी समिति को हम कहते हैं प्रवर समिति या सेलेक्ट कमिटी। इसको ऐसे लिखा जाएगा, प्रवर समिति की परिभाषा के तौर पर कैसे लिखेंगे? एक तदर्थ, संवैधानिक शब्द है तदर्थ, एडहॉक, जिसका अर्थ होता है अस्थाई। तदर्थ समिति है जो किसी विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा या अन्य किसी विशिष्ट कार्य के लिए गठित की जाती है। और जैसे उसका कार्य समाप्त होगा, वह समिति विघटित हो गई। तो इस समिति का प्रावधान भले हमारे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन उसको संविधान से कैसे जोड़ेंगे कि चूंकि संविधान में प्रक्रिया नियमावली बनाने का प्रावधान अनुच्छेद 118 में है और उसके आधार पर जब प्रक्रिया नियमावली बनाई गई लोकसभा की, उसके नियम 298 में प्रवर समिति का उल्लेख है। तो कुल मिलाकर क्या कहा जाएगा कि नियम 298 अनुच्छेद 118 के ऐतिहासिक आधार के तौर पर हम चार्टर एक्ट 1853 को देख सकते हैं। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चार्टर एक्ट 1853, इसमें प्रवर समिति है, उसका उल्लेख है। अब ये नियम 298 लोकसभा प्रक्रिया नियमावली, इसको प्रेरणा मिल रही है इससे, और यह जो आ रही है प्रेरणा, यह आ रही है अनुच्छेद 118 से। तो नियम 298 और अनुच्छेद 118 के ऐतिहासिक आधार पर हम उसको देख सकते हैं। इसके बाद चार्टर एक्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई 1853 के चार्टर एक्ट में, कि हमने गवर्नर जनरल जो भारत का था उसको वीटो शक्ति प्रदान की गई, प्रदान करने का प्रावधान किया गया। हमें समझना क्या है कि वीटो है क्या और भारत के संविधान में वीटो किस अनुच्छेद में है। उसके आधार पर कहा जाएगा कि उस अनुच्छेद का ऐतिहासिक आधार चार्टर एक्ट 1853 है। तो वीटो अपरिभाषित है, परिभाषा नहीं दी गई है इसकी, अपरिभाषित शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं इनकार करता हूं। अंग्रेजी में लिखते हैं आई फॉरबिड और आई डिनाई। इसका लिटरल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है आई फॉरबिड और आई डिनाई।
कोई भी दस्तावेज विश्व का ऐसा नहीं है जहां वीटो शब्द परिभाषित हो। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन चूंकि इसका शाब्दिक अर्थ है कि मैं इनकार करता हूं, इसलिए यह शक्ति उसको प्राप्त होती है जो पहले से शक्तिशाली है। वो या तो कोई प्राधिकारी होगा या कोई राष्ट्र होगा। तो जैसे हमने सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को हम जानते हैं कि उनको वीटो शक्ति प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वो 5 शक्तिशाली राष्ट्र हैं विश्व के। उसी तरीके से और वो विश्व के व्यापक हित के लिए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। तो यह कहा जाएगा कि वीटो शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पहले से शक्तिशाली किसी प्राधिकारी को या किसी राष्ट्र को दी जाती है या मिलती है, वॉटेवर। भारत का जो संविधान है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण 2 प्रधानों का उल्लेख है, या 2 प्रधान हैं भारत के। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रधान होते हैं, एक सांकेतिक या संवैधानिक, नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा वास्तविक। तो हमारे यहां राष्ट्रपति सांकेतिक अथवा संवैधानिक प्रधान है और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान है। दोनों प्रधान हैं, इसलिए दोनों शक्तिशाली। लेकिन दोनों में से कोई भी सर्वशक्तिशाली नहीं है। कैसे? कि जो संवैधानिक प्रधान है वो वास्तविक नहीं है और जो वास्तविक है वह संवैधानिक नहीं है। इसलिए दोनों में से किसी को भी हम सर्वशक्तिशाली नहीं कह सकते। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से दोनों में से किसी भी प्रधान को भारत के संविधान में वीटो शक्ति नहीं दी गई है लिखकर। जो हम यहां देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल को 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसी शक्ति प्रदान की गई थी। हमारे यहां संविधान में ऐसी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से न तो सांकेतिक अथवा संवैधानिक प्रधान को दी गई है और न ही वास्तविक प्रधान को दी गई है लिखित रूप से। लेकिन चूंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और राष्ट्रपति संविधान का प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, इसलिए तुलनात्मक रूप से उसकी शक्ति वास्तविक प्रधान से ज्यादा है संविधान के अंदर। फिर से बता रहा हूं कि भारत में संवैधानिक, इसको ऐसे समझिए कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान सर्वोच्च है हमारे यहां और राष्ट्रपति जो है वह संवैधानिक प्रधान है और यही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसके अंदर मंत्रिपरिषद है जो वास्तविक प्रधान है, क्योंकि इसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है इसलिए। लेकिन अंतिम रूप से संविधान की अधिकतम शक्ति राष्ट्रपति के पास है, भले वो संवैधानिक प्रधान हो। इसलिए यदि वीटो शक्ति मिलनी चाहिए तो वह राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए इस आधार पर। अब लिखकर तो नहीं दे सकते क्योंकि दोनों में से कोई सर्वशक्तिशाली नहीं है, लेकिन हमें राष्ट्रपति को देनी है वह शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से। और उस शक्ति का अर्थ होता है कि मैं अस्वीकार करता हूं या मैं इनकार करता हूं। किस बात से? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से अस्वीकार करे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में है कि प्रेसिडेंट मे नॉट गिव हिज एसेंट टू अ पर्टिकुलर बिल। तो कहा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रमाण
अनुच्छेद 111 में मिलता है राष्ट्रपति विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति के संदर्भ में। अगर वो चाहे तो अस्वीकार कर सकता है। अब उसकी बात अलग अलग है, जब हम लोग राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे वीटो शक्ति की, तो उस वीटो शक्ति की क्या विशेषता है, क्या कमियां हैं, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे।